नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रुथ रिव्यू में। अभी हाल में ही मैंने जनजेट पे वीडियो डाला, बहुत सारे कमेंट आए और लोगों ने बताया, अपने गुस्से को भी प्रकट किया, अपने विचार को भी प्रकट किया। लेकिन कुछ लोगों ने जनजेट को जनजी बोला तुमको बोलने नहीं आता, जनजेट को जनजी बोलते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप अपने नज़रिए से सही हो, क्योंकि जनजेट का एक समूह जिसको हम जनजेट सी बोलते हैं वो इन सब चीज़ों पे बहुत खासा ध्यान देता है, और दूसरे शब्दों में हम उनको छपरी भी बोल सकते हैं। जो जनजेट को जनजी बोलेंगे, लक्ष्मण को लकी बोलेंगे, संदीप को सैंडी बोलेंगे। तो आपके भी विचारों का स्वागत है, लोकतांत्रिक देश है भारत। फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं वो ये कहती हैं कि जनजेट से भारत को क्या लाभ होने वाला है, जनजेट भारत में किस हद तक एक्टिव हैं और कितने प्रकार के जनजेट भारत में हैं। भारत में जनजेट को जो कैटेगराइज किया गया है वो 3 प्रकार में कैटेगराइज किया गया है, जो हमारी रिसर्च टीम ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इनको कैटेगराइज किया है। जैसा कि मैंने बताया, जनजेट वो समूह हैं, वो लोग हैं जो डिजिटल युग में पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पे 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों को जनजेट कहा जाता है। लेकिन भारत में इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, ख़ास तौर पे इनकी विचारधारा को लेके। जैसा कि हमारी रिसर्च टीम ने पिछले लगातार कई दिनों से इस पे काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, और उसके बाद इसका निर्णय लिया है कि भारत में फ़िलहाल परिस्थितियाँ यह है कि जनजेट भी 3 विचारधाराओं में डिवाइड है। तो जनजेट पे इसलिए चर्चा होना बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय, क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में लगातार अपने पड़ोसी देशों में तख्तापलट का सिचुएशन भारत ने देखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या हाल में ही नेपाल हो। तो तख्तापलट का कितना खतरा भारत पे है, और तख्तापलट सिर्फ नहीं देखा है भारत ने अपने पड़ोसी देशों का, बल्कि यह भी देखा है कि उसमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां भी काम कर रही थीं। ख़ास तौर पे नेपाल में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि जनजेट को एक्टिव करने के लिए ही भी बाहरी तत्वों ने रणनीति रचा। हालांकि जनजेट को इस चीज़ का कितना पता था, कितना नहीं पता था, ये तो सिर्फ नेपाल के जनजेट ही बता सकते हैं। लेकिन अगर रिसर्च टीम की माने तो नेपाल में भी जनजेट का जो उपयोग किया गया है वो बाहरी तत्वों द्वारा ही किया गया है। भारत में भी ये आशंका जताया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां भारत में भी उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा बहुत से लोगों को मानना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी भारत की क्या है वो हमारी रिसर्च टीम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुकी है, और आपके सामने मैं डेटा लेके मौजूद हूँ। भारत में जनजेट के 3 विचारधारा है, और भारत में जनजेट की 3 विचारधाराएँ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनजेट सी, जिनको हम जनजी सी बोलें, क्योंकि उनको जनजेट बोलने से गुस्सा आने लगता है, ऐसा कमेंट सेक्शन में हमने देखा। तो जनजी सी टाइप के लोग जो हैं वो किसी भी एक पार्टी के राजघराने की तरह चमचागिरी करते हैं, किसी पार्टी के एक परिवार का चमचागिरी करते हैं, और उनके अलावा उनको ना देश में कोई पार्टी दिखाई देती है, ना देश में कोई और व्यक्ति दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसी पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक परिवार के सहारे उनकी विचारधारा चलती है, एक परिवार की चमचागिरी पे ही उनकी दुनिया टिकी होती है। इनको बोलते हैं जनजेट सी। अब बात करते हैं कि जनजेट सी में किस प्रकार के लोग आते हैं। तो जनजेट सी में मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि इनकी विचारधारा क्या होती है, लेकिन अगर उदाहरण देना हो मुझे तो यह साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि जनजेट सी वो लोग हैं जो जैसे आपके राहुल गांधी जी हुए, कांग्रेस में और किसी के भी विचारधारा को जनजेट सी नहीं मानेंगे, सिर्फ राहुल गांधी का ही मानेंगे। तो ये भी जनजेट सी के ही टाइप के लोग हैं जो इस प्रकार के हैं। या फिर अखिलेश यादव,
सपा में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जेनजेड-सी सिर्फ अखिलेश यादव को ही अपना बॉस समझेगी, उनकी ही चमचागिरी सिर्फ करेगी। और इसी प्रकार तेजस्वी यादव के भी जेनजेड-सी के लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो देश में फ़िलहाल जेनजेड-सी का उदाहरण इससे बेहतर नहीं हो सकता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं जेनजेड-बीटा की। जेनजेड-बीटा देश का वो विचारधारा है जो फ़िलहाल किसी एक पार्टी के एक नेता के पीछे भक्ति करता है। इसका उदाहरण सबसे आसान है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी पिछले 12-13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनके अनन्य कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको ही मानते हैं। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की होती है, लेकिन भक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की होती है। तो ये भी एक विचारधारा का ही पार्ट है जिसको हम जेनजेड-बीटा बोलते हैं। तो जेनजेड-बीटा की संख्या बहुत अधिक थी, हालांकि अब धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गया है, ऐसा हमारी रिसर्च टीम का मानना है। अब बात करते हैं जेनजेड-अल्फ़ा की, जिससे देश चलता है, जिससे देश का विकास होता है, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। जेनजेड-अल्फ़ा वो लोग होते हैं जो देश में करंट समय में कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा कर सकता है, उसको पसंद करते हैं। विचारधारा, पार्टी, सब कुछ का सिलेक्शन इनका तत्कालिक होता है। तत्काल प्रभाव से ये निर्णय लेते हैं कि अभी प्रभावी समय में देश के लिए सबसे बेहतर कौन कर सकता है। अब अगर जेनजेड-अल्फ़ा का उदाहरण देना हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो विचारधारा तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन पसंद भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ को करने लगे हैं। इस प्रकार के लोग जेनजेड-अल्फ़ा कहलाते हैं। वह अपनी विचारधारा को तो साथ में रखते हैं, लेकिन अपने आका को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित करके नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और ये भी मानते हैं कि परिवर्तन भी विकास का एक रास्ता है, और विचारधारा का परिवर्तन ना सही तो नेता का परिवर्तन तो कम से कम लोकतांत्रिक देश में होना ही चाहिए समय समय पर। तो ये कहीं ना कहीं जेनजेड-अल्फ़ा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। तो मैंने जेनजेड-अल्फ़ा, जेनजेड-सी और जेनजेड-बीटा के बारे में आप सभी को बताया। अब ये बता दूं कि इनकी संख्या कितनी है और जेनजेड-सी से देश की सरकार को जो तख्तापलट का खतरा है वो कितना है। देखिए, जेनजेड-सी से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। सरकार को पलटना जेनजेड-सी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि सिर्फ कुछ परिवारों तक अपने सोच को सीमित करके रखते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो फिलहाल देश में कोई खतरा नज़र नहीं आता हुआ सरकार के तख्तापलट की। जेनजेड-बीटा की संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है। तो जेनजेड-बीटा से भी वैसे कोई तख्तापलट का खतरा नहीं है, वो तो सरकार के साथ है ही। बात करते हैं जेनजेड-अल्फ़ा की, तो उनसे भी कोई देश को तख्तापलट की खतरा नज़र नहीं आती, क्योंकि वो तो खुद उसी विचारधारा के मुख्य रूप से आदी हैं, लेकिन बस वो देश में नेता बदलना चाहते हैं कि उसी विचारधारा का कोई दूसरा नेता आ जाए। तो जेनजेड-अल्फ़ा और जेनजेड-बीटा का तो विचारधारा एक ही है, उनसे कोई देश को खतरा नहीं है, देश में तख्तापलट का कोई खतरा नहीं है। देश जेनजेड-अल्फ़ा और बीटा की मदद से बहुत मजबूत, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रही है। लेकिन जेनजेड-सी की संख्या बहुत सीमित है, उनसे थोड़ा बहुत खतरा तो है, लेकिन ऐसा खतरा नहीं है कि वो तख्तापलट कर पाएँ और राहुल गांधी का साथ इस हद तक दे पाएँ, क्योंकि ऐसा करने पे उनको भारी नुकसान होने वाला है। जेनजेड-अल्फ़ा और जेनजेड-बीटा ये दोनों मिलकर जेनजेड-सी की सी कर देंगे, ऐसा हमारे रिसर्च में साफ तौर पे कहा गया है। तो फ़िलहाल जेनजेड पे डिबेट तो चलता ही रहेगा। इस रिसर्च को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आज यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद हुआ और इस अपने पूरे रिसर्च को आप तक पहुंचाया। हमारे रिसर्च को आप किस नज़रिए से देखते हैं और हमारे रिसर्च को आप कितना
नंबर देते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। झंझट के इस रिसर्च के लिए आप हमें गाली देंगे या हमें धन्यवाद करेंगे, हम अब आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।